हम्म। आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आर.एस. सिंह साहब मौजूद हैं। वैसे तो उनसे अक्सर कई मौजू पे बात होती है, लेकिन आज और इस वक्त पूरा देश हमारे देश के सबसे बहादुर फॉर्मर आर्मी जनरल, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का जिस तरीके से कल एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई है, उनके साथ में 13 लोग थे, जिसमें से एक अभी जो फौजी हैं वो अभी जीवित हैं। और मैं ये लाइव इस वक्त लखनऊ से कर रहा हूं, क्योंकि यहां में हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्थापना दिवस में जब मैं आया, इसलिए आज का वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि मैं यहाँ जितने लोगों से मिला, सबको बहुत दुख है और अफसोस है, देश में एक दुख की लहर है। लेकिन कर्नल आर.एस. सिंह साहब से इसके ऊपर बातचीत शुरू करें। मैं अपनी ओर से हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से और तमाम वो अपने साथी जो देश भर में अलग अलग विषय पर अलग अलग सब्जेक्ट पे बोलते रहे हैं, मैं उनकी तरफ से उन जनरल रावत साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जिस तरीके से जिस समय सीडीएस विपिन रावत साहब का प्लेन क्रैश हुआ है, उस क्रैश के बाद बहुत सारे लोगों का, यानी खासतौर से देश के अंदर और देश के बाहर के जो गद्दार हैं, जो उनका रिएक्शन है, जिस तरीके से कमेंट किए जा रहे हैं, एक तो वो कारण है। और दूसरा ये भी है कि कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने कहा नो द एंटी नेशनल नाम की एक किताब लिखी थी और उसमें देश के अंदर जो गद्दार हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने जहां किताब लिख के देश के अंदर के गद्दारों के बारे में बताया, वहीं विपिन रावत साहब ने भी बहुत साफ साफ ये कहा कि भारत इस समय 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। और उनका इशारा साफ साफ था, ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारे चाइना, वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान, और आधा युद्ध जो है भारत के अंदर लड़ा जा रहा है। यानी जो भारत के खिलाफ शक्तियां विदेशों में बैठी हैं, वो किस तरीके से भारत के अंदर अपने नैरेटिव को चला रही हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, और वो अलग अलग शक्लों में है। कहीं डेमोक्रेसी के नाम पे है, कहीं जेएनयू में है, कहीं किसान आंदोलन के नाम पे है। तो इस तरीके की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे बैकग्राउंड में विपिन रावत साहब का वो जहाज जो MI-17V, जिसमें 14 लोग सवार थे, वो क्रैश हो गया, उनका दुखद देहांत हो गया, उनके परिवार के लोग भी उसमें मारे गए। मैं कर्नल आर.एस. सिंह साहब से ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि कर्नल आर.एस. सिंह साहब, इस घटना को क्या आप एक षड्यंत्र के तहत देखते हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, या सिर्फ एक ये मात्र घटना भर है? नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और देखिए, आपके भी तमाम मित्र हैं, मेरे भी तमाम मित्र हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं। आपके खास मित्र रिजवी साहब भी एक बहुत कुशल हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। लोगों ने 4-4 हजार घंटे एयरफोर्स में, आर्मी में उन्होंने ये हेलीकॉप्टर उड़ाए। मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो कि इन्फेंट्री से गए थे, आर्मी एविएशन में 3-4 साल का कार्यकाल रहा, वो फिर उन्होंने 22-24 साल में फौज से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो सिविल में पायलट है। वैष्णो देवी में रोज उड़ान भर रहे हैं, उत्तराखंड में उड़ान भर रहे हैं। तो एक बात होती है लॉ ऑफ एवरेजेस की, समझ रहे साहब। अब ये लॉ ऑफ एवरेजेस पे अगर जाए, मैं तो अपने मित्रों की बात कर रहा हूं, यहाँ तो वीआईपीज की बात हो रही। तो लोकसभा के स्पीकर बाली योगी, जो कुछ चीजें मुझे याद आती हैं उनका देख लीजिए। वाई राजशेखर रेड्डी, उनका निधन आपको मालूम है किस राजनीतिक सरकमस्टांसेस में, परिस्थिति में हुआ था।
फिर आपने माधवराव सिंधिया का देखा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपने कई एक्सीडेंट्स भी देखे, राजेश पायलट का एक्सीडेंट देखा। तो अगर आप वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे सोमू, उनका आपने देखा कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, इस कुछ हमारे देश में कुछ ज्यादा ही मतलब पूरा स्क्यूड है जिसको कहते हैं। तो मेरी मेरी बस इतनी सी मेरा प्रस्ताव है कि जो जो भी इस पर कमीशन बैठे, इंक्वायरी बैठे, उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसको आपको बढ़ाना होगा। हमने आपने वेदर खराब था, पायलट पायलट एक्सपीरियंस था, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ये हुआ, ये सारी चीजों करके इस पर, इसके अलावा हमको जो वो षड्यंत्र, इसके पीछे जो षड्यंत्र हो सकता है वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए। और इसीलिए जो भी टीम बनती है, जो कमीशन बैठती है, कमीशन पे जो इंक्वायरी की टीम बैठती है, उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक रॉ का आदमी जरूर होना चाहिए, जो ये षड्यंत्र के हिस्से को जो जांच पड़ताल करे। अब आप को षड्यंत्र का अगर मैं इतिहास आपको बताऊं तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए 2008 अगस्त, वहां से मैं शुरू करूंगा। फिर आपको मैं, जो आप सुनने वाले हैं उनको शायद ये बात, वो मेरी बात से उनको इत्तेफाक होगा कि ये षड्यंत्र किस तरीके से रचे जाते हैं। और वाकई में हमारे यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र, या जो हमारे कुछ ऐसे ओहदेदार हैं उनको षड्यंत्रकारी तरीके से रास्ते से नहीं हटाया गया है। तो मैं आपको एक शुरुआत में करता हूं 2008 अगस्त चाइना में, जब राहुल गांधी ने अपनी माता जी के साथ उनकी छांव में, शी जिनपिंग की छांव में, उस समय शी जिनपिंग वहां के नंबर 2 हुआ करते थे, उन्होंने एक सीक्रेट एमओयू यानी कि एक गोपनीय एमओयू साइन किया। उस एमओयू का, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आज तक देश में किसी को मालूम नहीं है। तो वो गोपनीय, अब मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आप लोग समझें और इस पर विश्लेषण करें कि मान लीजिए आपने किए, ये कब ये एमओयू साइन होता है सर? 2 महीने पहले, 26/11 के 2 महीने पहले। और किसके साथ साइन होता है? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट, ILD, जैसे हमारे यहाँ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आपको मालूम है रॉ है, IB है, CIA है, अमेरिका का MI5 है, मोसाड है। तो इन्होंने वहां से उनके साथ ये साइन किया। और अब उसके 2 महीने के बाद 26/11 हो जाता है। तो ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की बाहों में है स्ट्रेटेजिकली, तो ये विश्वास नहीं होता है कि चाइना को इस घटना के, इस पूरी तैयारी के बारे में, 26/11 योजना के बारे में उनको जानकारी न दी गई हो, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक जो रिपरकशंस होने वाला था, जो असर होने वाला था, वो बहुत गहरा और व्यापक होता, क्योंकि ये एक प्रकार का युद्ध था। और इतने बड़े योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई देश, जब तक उसको कहीं से आश्वासन नहीं मिला होगा कि हमारे तरफ से कोई जवाबी युद्ध नहीं होगा या जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और उस समय के आप हालात देख लें, जियोपॉलिटिकल हालात,
उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेके बिल्कुल वहां पे बहुत परेशानी में था, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि यह भी डर था कि इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे जैसा लगता है कि विदेशी महिला ने जरूर कोई आश्वासन दिया होगा कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भी आश्वासन दिया होगा। तो ये एक त्रिकोण बन जाता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का, पाकिस्तान का, चाइना का और इंडिया का। चाइना का इंटरेस्ट था कि ये विदेशी महिला की सरकार आ जाए, विदेशी महिला का इंटरेस्ट था कि मेरी सरकार आ जाए, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कि मोदी की सरकार कभी ना आए, क्योंकि 2009 में जो विदेशी महिला है और इसका जो कोर टीम है, यानी कि इसकी पार्टी में इसका एक कोर टीम है, षड्यंत्रकारियों का वो एक कोर टीम है, उन लोगों ने, उनको बहुत इस बात की चिंता थी कि 2009 में क्या होगा इलेक्शंस का। तो इसलिए उन्होंने ये हिंदू टेरर को बनाया ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको डेमोरलाइज किया जाए, उसको डेमोनाइज किया जाए, उनको उनके आत्मविश्वास को गिराया जाए, ताकि लोगों का जो गुस्सा जो है जिहादी टेरर के प्रति वो कहीं बट जाए, और हमेशा के लिए ये जो हिंदू ताकतें हैं वो खत्म हो जाए। और पुष्पेंद्र जी, अगर मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो शायद मुझे लगता है कि ये सीख, ये उदाहरण, ये प्रेरणा, ये गांधी की हत्या से इन लोगों ने ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गांधी की जब हत्या हुई थी तो उस समय यही हुआ था कि नाथूराम गोडसे, आपको मालूम है, ब्राह्मण था। जब उसने हत्या की तो उस समय परिस्थिति क्या थी, लोगों में बहुत गुस्सा था, खास करके दिल्ली में बहुत गुस्सा था, बहुत सारे शरणार्थी थे। जिस तरह से मुस्लिम्स को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा था, अपील किया जा रहा था, जो लोग शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे वो गांधी और नेहरू को देखना नहीं चाहते थे उनको, तो गुस्सा बहुत था। अब किसी राजनीतिक कारण से ये उन्होंने समझा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो उन्होंने इसको फिर से एक हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की। नाथूराम गोडसे एक केवल व्यक्ति नहीं था, उसका क्रोध था। आज भी हमको भी क्रोध है, आपको भी क्रोध है। उस क्रोध को दिशा देने वाला भी कोई होता है साहब, और इंटेलिजेंसीज का यही काम होता है। तो उसके क्रोध को दिशा दी गई, और उसके बाद आपको मालूम है कि जब उनकी हत्या हुई तो हमारे जो महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोगों के साथ क्या हुआ, उनके घर लूटे गए, उनको यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, उनके घर चला दिए गए। और उसके बाद से ये इन्होंने उसको बैलेंस करना चाहा हिंदू टेरर से उस समय। और ये सारा कुछ होता है। अब हम गांधी की हत्या पर आते हैं। तो गांधी की हत्या आप देखें, जस्ट 10 दिन पहले, गांधी जी के हत्या के 10 दिन पहले, उनके असैसिनेशन के 10 दिन पहले, मदन लाल पाहवा ने एक बॉम्ब फेंका था उन पर। वो बाल बच गए। उसके बाद उन पर जब बॉम्ब फेंका गया तो कई लोग, उनके जो शुभचिंतक थे, गांधी जी के पास गए, मिले। शुभचिंतक में एडविना माउंटबेटन भी थी, और गांधी से उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं, जिस तरह से आपने खतरे का सामना किया वो बिल्कुल एक बहादुर आदमी की ये निशानी है। तो गांधी ने एक बात कही, और ये जस्ट 10 दिन पहले की बात, ठीक है। गांधी ने एक बात कही कि देखिए, मैं कोई बहादुर नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई पॉइंट ब्लैंक से, ये एडविना माउंटबेटन को बोल रहे हैं कि अगर मुझे कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे और मेरे मुंह पे मुस्कान हो और
मेरे होठों पे राम का नाम हो, तब मैं अपने आप को बहादुर मानूंगा। अब साहब, जब आप उस समय पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए कि सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और वल्नरेबल कोई अगर व्यक्ति था तो उस समय महात्मा गांधी थे। आप एक 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 उनको भी आपने ऐसा एक सुरक्षा व्यवस्था की जिसमें इतने छेद हो गए कि एक आदमी बड़ी आसानी से उसको 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 भेज सका। यह मानने वाली बात नहीं इस बात कि इतना पोरस आपने इनका सिक्योरिटी रखा कि उसको लोग पेनिट्रेट करना इतना आसान था कि नाथूराम गोडसे उसको पेनिट्रेट कर गया। अब ये बताइए कि जब एडमिना माउंटबेटन को जब गांधी ने ये बात कही, और ये मैं कह रहा हूं, प्लीज रीड पेज 411 एंड 412, फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लैपियर। ठीक है सर, आप ये पढ़िए ये किताब। तो ऐसा तो है नहीं कि एडविना माउंटबेटन ने अपने हस्बैंड लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं कहा होगा, या अपने प्रेमी को नहीं कहा होगा उन्होंने। ये बात उनको भी बताई होगी कि गांधी जी ऐसा बोल रहे थे, फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद क्या होता है साहब कि आपको मालूम है, जब हत्या हुई तो ये मदन लाल पाहवा पकड़े गए। तो उस समय एक अभी मैं वही फ्रीडम मिडनाइट से ही आपको मैं ये जो लिखा हुआ है बता रहा हूं। उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डीआईजी थे दिल्ली पुलिस के, उनका नाम था DW मेहता। और उस समय एक आईबी के हेड थे, उनका नाम था संजीवी करके, वो दिल्ली पुलिस के भी हेड थे। तो उन्होंने संजीवी को कहा कि देखिए, जो आदमी ने जिसने बम फेंका था वो पकड़ा गया है, वो हमारी हिरासत में है, कुछ बोल नहीं रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है। फिर उनका दूसरा मैसेज गया कि अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, और बड़ी हाई फीवर में थे वो मेहरा साहब उस समय, मैंने 3rd डिग्री में ऑथराइज करने जा रहा हूं। तो संजीवी साहब ने कहा कि तुम है ऐसा करो, इसको छोड़ दो, इसको तुम छोड़ दो, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने काफी कुछ बताया, कुछ गुमराह भी किया है इन लोगों को, जो पूरी टीम थी उनकी। तब तक वो उल्टा सीधा बोलते रहे इंट्रोगेशन में, जब तक वो दिल्ली से बाहर नहीं चले गए थे। लेकिन डोमिनिक लेपेर और वो अपनी किताब में उसमें लिखते हैं कि संजीवी साहब जो थे अत्यंत महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने मेहरा को एक बार कहा था कि मेहरा देखो यार, ये आईबी के हेड वेड में कुछ रखा नहीं है, मुझे यार रिटायरमेंट के पहले मुझे गार्ड चाहिए, मुझे स्कॉट वाली जीप चाहिए, मुझे झंडा चाहिए मेरे घर, मुझे आर्म्ड गार्ड चाहिए, मैं वो पूरा पॉम्प ऑन शो एक बार ये करके मैं तब रिटायर करना चाहता हूं। तो आईबी के साथ साथ वो दिल्ली पुलिस का भी उन्होंने अपने आप को हेड ये किया। कई सुराग मिले थे। अच्छा, उसमें जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उसमें एक करकरे साहब का, एक करकरे भी था उसमें, यानी एक और करकरे देखिए उस वक्त भी था। जी सर, जी सर, जी सर, एक करकरे उस समय भी था। तो ये इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अचानक वो इन्वेस्टिगेशन उसको खत्म कर दी गई। क्यों खत्म कर दी गई, इसका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन यकीनन इसका किसी को लाभ मिला होगा। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इसके सबसे ज्यादा इसके राजनीतिक लाभ जवाहरलाल नेहरू को मिले उस हत्या के। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको तो मालूम है कि ट्रांसफर ऑफ पावर था ना। कोई भी आदमी कोई भी देश जब ट्रांसफर ऑफ पावर करता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर ऑफ पावर करेगा जिस पर उसको भरोसा। किस चीज का भरोसा? हिंदुस्तान के तरक्की और सुख का भरोसा नहीं, उसका अपना निजी स्वार्थ, यानी कि उसका अपना स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन सर्व करेगा। तो तय कौन करेगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर किसके पास जानी चाहिए? ऑफ कोर्स जो ऑफर है, जो आपको ट्रांसफर अपने स्टूज के पास चाहिए।
तो इसमें मुझे संदेह नहीं है कि वन ऑफ द कंडीशंस जो ट्रांसफर ऑफ पावर का इन्होंने रखा था कि हम तभी हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे जब तुम मेरे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपको मालूम है कि फिर अब आप इसको अब जिस तरह की हत्या की मैंने कहा कि नाथूराम गोडसे वाज जस्ट वन, नॉट वन पर्सन, एक पूरी मतलब इसके पीछे एक उस मैंने कहा ना कि उस गुस्से को, उस क्रोध को दिशा किसने दी, किसने वो क्रिएशन वो उसने क्रिएट किए। इसके बड़े तरीके होते हैं साहब, और सारी दुनिया की इंटेलिजेंसी ये काम करती हैं। तो इसके पहले आप देखो, जब आप इसकी असैसिनेशन की बात कर रहे हो तो आप देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो नेहरू शायद प्रधानमंत्री नहीं बनते, और अगर वो बनते भी तो इतने साल तक वो अनचैलेंज नहीं रहते। 17 साल का उन्होंने 16 साल उन्होंने राजा की तरह, मतलब उनका कोई था ही नहीं, ऑपोजिशन क्या था, ऑपोजिशन तो नाम के 2-4 लोग थे। तो इतनी लंबी अवधि तक वो इतने असरदार हिंदुस्तान के भविष्य के, उसके डेस्टिनी के ऊपर में नेहरू जी नहीं होते। अब शायद समझिए कि अब षड्यंत्र का आपको मैं बात बता रहा हूं कि नेताजी की भी जो प्लेन क्रैश किए, तो आप तमाम लोगों से सुनेंगे, अरे भाई जिस हाइट से वो प्लेन गिरा था तो वो किसी का बचना बहुत मुश्किल था। ये आपको दलीलें मिलेगी, जैसे अभी दलीलें दी जा रही है ना आपको, ऐसे आपको दलीलें मिलेगी। लेकिन उसमें एक आदमी बच गया जिसका नाम था हबीबुर रहमान। जी जी, हबीबुर रहमान। और आपको बता दूं कि आजाद हिंद फौज में ज्यादातर जो मुसलमान आए थे वो हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो इस्लाम के लिए लड़ रहे थे। और उन्होंने अपने कोर्ट मार्शल के दौरान ये बात कही थी, शाहनवाज खान ने भी ये बात कही थी कि शुरुआती दौर में वो इसी इस्लाम के नाम पर वो आए थे। तो जो आदमी इतना करीबी हो, मान लीजिए हबीबुर रहमान, और गांधी जब उससे मिले तो बोले कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं, ये झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने फिर ये हबीबुर रहमान ये जिन्ना का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट बन गया। और आपको मालूम है कि जब कबीलियों को भेजा गया, जो हमारे यहाँ 47-48 वॉर हुआ था, वो ट्राइबल्स को इसी ने ट्रेनिंग दी थी। यानी आप कह रहे हैं कि हबीबुर रहमान यहाँ से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से जो कबायलियों की शक्ल में जम्मू कश्मीर में 48 में जो कुछ हुआ उसको ट्रेन करने वाला ये हबीबुर रहमान जो उस प्लेन में बच गया था, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूं। और यही नहीं, वो महाराजा हरि सिंह के पास भी आया था और उसने कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ आप विलय कर जाइए आप, उसने ये भी कहा था। तो ये अकेला नहीं था, ये जो हिंदुस्तान के लड़ने वाले लोग, नेताजी को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और नेताजी की मजबूरी थी कि वो सबको मिला के चलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ये नेताजी का ये सब सो कॉल्ड प्लेन क्रैश हुआ, ये तो सबके सब ये जिन्ना के साथ जाके मिल गए थे। आपको मालूम है कि ये जितने मुसलमान थे, मतलब कई मुसलमान आजाद हिंद फौज वाले, वो जाके वो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में वो शामिल थे। और उसकी बात छोड़िए, अब षड्यंत्र की बात आप कह रहे हैं। नेताजी के सो कॉल्ड क्रैश के बाद एक आदमी पे बहुत शक किया जाता था, कई लोग उस पर अभी भी शक करते हैं, और वो मेरे स्कूल का भी है। उसका नाम है शाहनवाज खान। शाहनवाज खान पेशावर का रहने वाला, समझे। और शाहनवाज खान को पता नहीं नेहरू को क्यों उससे इतनी मोहब्बत हो गई, उसने कहा तुम भी यही रहो, हिंदुस्तान में रहो, हम तुमको मंत्री बनाएंगे। उसको मंत्री बनाया। और आपको मालूम है कि 1965 वॉर में शाहनवाज खान का बेटा पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था, वो पाकिस्तान में था।
और फिर आप चलिए ठीक है, नारे लगा लीजिए, ढिल्लन सहगल शाहनवाज, लेकिन ये सब कोई, दीज आर सम अनकंफर्टेबल फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, आई एम टेलिंग यू। तो आप षड्यंत्र देखिए। तो ये एक ये षड्यंत्र आपने देखा कि किस तरह से नेताजी को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी बातें एक एक थ्रेड पिकअप कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये एक चैप्टर। अब देखिए क्या होता है। मैंने गांधी के असैसिनेशन का बोला, सुभाष चंद्र बोस का बोला। अब कम्युनिस्ट जो है 1962 वॉर में, उनको सत्ता की उनको बहुत लालच थी, उनको भी इंटरनेशनल कम्युनिज्म अपने पूरे परवान पे था। और उसमें इन्होंने जब चीन ने हमला किया तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, कई एक बहुत बड़ा वर्ग कम्युनिस्टों का, वो माला लेके स्वागत के लिए तैयार था चाइनीज को, अपने ही देश के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा था। उन्होंने एक एक्सटर्नल रास्ता ढूंढ लिया था, यानी कि चीन से हमला कराओ और इसको हटाओ, नेहरू को हटाओ। अब हम लोग हिंदुस्तानी लोग हिंदू लोग बहुत नरम दिल के लोग हैं, नाजुक दिल के लोगों ने कहा ठीक है, अपना ये है, गलती हो गई, बने रहे, वो प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन उनकी चमक चली गई थी, और चमक के साथ साथ स्वास्थ्य भी चला गया था। तो अब आप इसको किस कैटेगरी में डालना चाहेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर 62 वॉर नहीं होता तो नेहरू की शायद इतनी मतलब उस समय मृत्यु नहीं होती। अब आप आइए 65 वॉर में। 65 वॉर होता है, आपको मालूम है उस समय अभी कोल्ड वॉर जो है एकदम पीक पे चढ़ रहा था। अमेरिकन जो थे वो वियतनाम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा मतलब अपने ऊपर बेड़ा उठाया ये समझौते का। और फिर आपको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री को किस तरीके से, किस रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। और उस समय साहब देखिए हमारा स्टॉक बहुत लो था अंतरराष्ट्रीय पटल पे। हमारी जो स्टॉक जिसको बोलते हैं, स्टॉक बहुत लो था हमारा। हम एक थर्ड वर्ल्ड के, इनकॉरिजिबली थर्ड वर्ल्ड के कंट्री माने जाते थे। लोग हमें भूखा नंगा समझते थे। और ठीक है, आपने गरीबी हटाओ का राजनीतिक नारा लगाया तो देश के लिए अंदर था, लेकिन वो आपके अंतरराष्ट्रीय इमेज के लिए तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं, आप और वल्नरेबल हो गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसके बाद मिसेस गांधी मेड अ डेफिनेट शिफ्ट टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, ठीक है, क्योंकि ताशकंद में उनकी रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई थी। आज तक लोग उस पर पिक्चरें बनाई हैं, आपके मित्र ने ही पिक्चर बनाया है, आपने उनके साथ प्रोग्राम भी किया है, किताब भी लिखी गई है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, ठीक है। तो तमाम, और आप पूरे अगर उस पृष्ठभूमि बन जाए तो किसी को शक नहीं होगा कि उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत रहस्यमय तरीके से हुई। और अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो फिर इंदिरा गांधी इतने लंबे कार्यकाल के लिए, 17 साल के लिए, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनती रहती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप क्योंकि हमारा स्टॉक इतना कम था, इसलिए इस पर किसी को ने ना कोई उसकी छानबीन हुई ना। अच्छा, हमारे यहाँ कभी पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। जब भी उनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये लाल बहादुर शास्त्री का। और आप देखिए कि उनकी मौत का बेनिफिशियरी कौन था। उसके बाद 71 हुआ। 71 के बाद एक और नया, एक कोल्ड वॉर का एक और डायनेमिक्स जो है वो बदल गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इज्जत का सवाल था दोनों के लिए, यूएस के लिए और सोवियत यूनियन के लिए, कि इस वॉर का नतीजा क्या होता है।
लेकिन इस वॉर के नतीजे और सोवियत यूनियन के सपोर्ट का हमको एक बहुत बड़ा हमको एक दाम चुकाना पड़ा। और वो दाम यह था कि सोवियत यूनियन के कहने पे, उसके दबाव में हमने संविधान को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोग जो संविधान का गुण गाने, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि जो प्रियम्बल को ही आपने छत बिछत कर दिया, उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ के, उस समय जबकि इमरजेंसी लगी हो। तो आप बताइए कि आप पूरी जो संविधान की जो आत्मा है, इट इज कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल, आत्मा तो उसी दिन मार दी गई थी। तो मुझे एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। 71 से पहले एक इस गांधी परिवार में एक कैरेक्टर ऐड होता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। 68 में राजीव गांधी की शादी एक इटालियन महिला से होती है और 69 में एंट्री हुई उनकी दिल्ली में, और उसके बाद से आपने उन हत्याओं की सारी बात की, लेकिन 69 के बाद फिर संजय गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद में आप देखें कि खुद उनके परिवार में उनकी बेटी, राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी की जिस परिवार में शादी हुई, उस परिवार में सिर्फ उनकी सास विदेशी थी, बाकी दोनों भाइयों की, एक की आत्महत्या की होटल में मिला और छोटे से होटल में मिला, बहन की हत्या कार एक्सीडेंट में हुई, पिता ने आत्महत्या की, और पिता ने आउटलुक के अंदर एक मैगजीन जो बहुत पॉपुलर मैगजीन थी, विनोद मेहता उसके एडिटर हुआ करते थे, उसमें उनका पूरा आर्टिकल छपा कि उन्होंने कहा आई डोंट अफ्रेड ऑफ इटालियन माफिया। तो ये एक तरीके से ये सिलसिला चला, और फिर आप मतलब 71 की बात पे आप आ गए, लेकिन मैं इसको और आगे लेके आ जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम वहां से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी बैकग्राउंड दी है कि लोग उसको समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और फिर ये हत्याओं का सिलसिला इस देश में लगातार चल रहा है। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि इस बात पे किसी को शक नहीं है कि भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी की एक माफिया जो ये महिला है, जिस तरीके से इसने पूरे कांग्रेस पार्टी का प्राइवेटाइजेशन किया और एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके हर चीज में इसने कट खाया, और दुनिया के तमाम जितने भी हमारे यहाँ घोटाले हुए सब डायरेक्ट लिंक थे। लेकिन अभी पिछले दिनों डोकलाम के क्राइसिस में हमने देखा कि इसी पार्टी का जो शहजादा था वो कैसे रात में चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसी में गया, यही मोहतरमा ओलंपिक गेम में वहां गई और भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया। तो और यही ताज्जुब की बात है कि राजीव गांधी की हत्या जिस महीने में होती है उससे मात्र 1 महीने के अंदर ही राजीव गांधी फाउंडेशन बन जाता है, और उसमें बहुत सारा पैसा बाहर से आता है, और उसके अलावा एक एफसीआरए का एक नियम बनाया जाता है जो फॉरेन फंडिंग होती है, उसमें हजारों करोड़ रुपए का फॉरेन फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन में हुआ, जिसकी खुद वो चेयरमैन है, जिसमें चिदम्बरम ट्रस्टी है। तो अगर आप इस सिलसिले को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें एक दूसरा इंटरनेशनल एंगल भी है, जो ग्लोबल टाइम ने जिस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन दिया है चाइना के, उसने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर हवाई जहाज था, ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इसमें तमाम बड़े लोग वो करते थे, यही रशिया से इनकी डील हुई है, वहां से कोई 70 के आसपास हवाई जहाज आने वाले हैं, और ये अमेरिका का खेल है और अमेरिका ने ये किया। लेकिन सवाल ये है कि आपने 26/11 को भी कनेक्ट कर दिया, आपने डील को भी कनेक्ट कर दिया, आपने चाइना के रोल को भी कनेक्ट किया, और किस तरीके से मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चली, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अभी 1 साल पहले जनवरी 2020 में ताइवान के अंदर भी एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी एक आर्मी का जनरल था, और उसमें चाइना का रोल सीधे तौर पे बताया जाता है। क्या आपको लगता है कि हमारे आंतरिक जो गद्दार हैं, दुश्मन हैं, उनकी एक साइलेंट सपोर्ट और एक्टिव सपोर्ट बाहर की, तो इस बाहर की एक्टिव सपोर्ट में कौन वो ताकतें आपको लगती हैं जिन्होंने एक बहुत सोच समझ के जनरल विपिन रावत साहब जो सीडीएस के को देख रहे थे,
एक भारत के जो पूरा का पूरा रक्षा जो तंत्र है, जो एपरेटस है, जिस तरह से वो उसको ठीक करने में लगे हुए थे, और जो उनका रिलेशन इस वक्त के डिस्पेंसेशन के साथ था, लगता था कि वो भारत के उस गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ सुरक्षा और रक्षा के मामले में ले जाना चाहते थे। क्या इस किलिंग के पीछे कौन कौन विदेशी ताकतें हो सकती हैं? ये कहना कि सिर्फ जहाज की एक डील हो रही थी रशिया से और वो अमेरिका को पसंद नहीं थी, इसमें ये घटना हो, चाइना कहीं इसको डाइवर्ट करना तो नहीं चाहता है? कहीं वो ताकतें जो आज भारत के अंदर चुनाव, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, किसान आंदोलन बैक ऑफ हो गया, किसान आंदोलन का पूरा मूवमेंट समाप्त हो गया, तो अब इसके लिए एक हादसा, और कुछ तथाकथित पत्रकार जो पहले पत्रकार थे अब बेरोजगार हो गए हैं, वो 3-3, 4-4 दिन पहले के अपने वीडियो डाल के ये बता रहे हैं कि देखिए, या तो कोई फौज पे हमला होगा या कोई बड़ा हिंदू लीडर मारा जाएगा चुनाव जीतने के लिए। तो ये जो ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं वही हैं कि चाइना के इंडिपेंडेंस डे और चाइना के नेशनल डे पे हिंदुस्तान के अखबारों को फुल पेज विज्ञापन देते हैं। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करके देखते हैं सिंह साहब? देखिए, आपने जो ताकतों की बात की, तो जब मैं 26 से 11 राहुल गांधी एमओयू, सीक्रेट एमओयू की बात कर रहा था, तो एक और बात का आपको जिक्र कर दूं कि वही आईएलडी ने, आपको मालूम है, उसने जमायते इस्लामी पाकिस्तान के साथ ये एमओयू साइन किया है। ये हमारे यहाँ ये बात नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आपको मालूम है कि जमायते इस्लामी इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। तो राहुल गांधी भी उनसे साइन करते हैं और जमायते इस्लामी भी करती है। तो अब आपको ये त्रिकोण का समझ में आ गया 26 से 11 का। अब क्या है कि उसमें जब एक पॉलिटिकल पार्टी वहां की इंट एजेंसी से एमओयू साइन करे, और खास करके उस देश में जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, मान लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर किसी से दूसरे पार्टी के साथ साइन करना चाहे चाइना में, तो वहां तो कोई दूसरी पार्टी है नहीं। तो जब आप कोई भी इस तरह का एमओयू साइन करते हैं, तो आप वहां के, आप सरकार और पार्टी, और आपको मालूम है पार्टी वहां पे सब कुछ है। तो ये एक सत्ता परिवर्तन का इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है चाइना को, और इनका हमेशा यही कोशिश रही है कि किस तरीके से ये बोगी चाइना के द्वारा कुछ ऐसे कारनामे करवा दो भारत के खिलाफ कि यहाँ की सरकार डिस्क्रेडिट हो जाए, और उससे सत्ता परिवर्तन हम करवा दें। तभी ये आपका नालायक छुप कर ये डोकलाम क्राइसिस में, बिकॉज ये चाहता था कि उस समय भारत के खिलाफ, पता नहीं है क्या, कोई हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भी लेके गया होगा, अब सत्ता में रहे हैं तो इनके तमाम कुछ लोग होंगे ऐसे, यूं ही तो मुझे नहीं, ही डजंट हैव द इंटेलेक्ट, इसका दिमाग इतना विकसित नहीं है कि ये कोई इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन कर सके चाइनीज में। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट लेके गया होगा। तो वो इसीलिए आप रोज देखते हैं, रोज ये हल्ला होता है कि यहाँ पर दे दिया, रावत साहब ने उधर चाइना को इतना लैंड दे दिया, मोदी साहब ने इतना लैंड दे दिया। ये सब अभी क्या है कि चाइना इज अ एंड पाकिस्तान आर पॉलिटिकल प्लेयर्स इन इंडिया। इस बात को आप समझ लीजिए। अब मैं जब पाकिस्तान की बात, आप पाकिस्तान चाइना ये पूरा ट्रायंगल को आपको देखना होगा एक साथ। अभी क्या हुआ साहब, अभी ये रशिया इंडिया चाइना आरआईसी की मीटिंग हुई, उसमें इंडिया ने जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा के खिलाफ उन्होंने जॉइंट कम्युनिके में कुछ मेंशन करना चाहा, चाइना ने मना कर दिया। चाइना के लिए दुनिया में एक ही जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है यूगुर मुस्लिम, यूगुर्स। बाकी कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बात लोग समझ गए। और आपने कहा कि कौन कौन सी ताकतें हैं, तो ताकतें वो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स है पाकिस्तान के। और नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन है? नॉन स्टेट एक्टर्स में है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अफगान तालिबान, इस्लामिक स्टेट,
इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, political parties in India, Khalistanis, माओवादी, members of the civil society, यहां पे ये है, these are non-state actors of Pakistan. तो जब वो non-state actors है पाकिस्तान के, तो they are also non-state actors of China. आप समझ मेरी बात समझ रहे हैं? जी, ये सब, और इनको आपने देख लिया, इनको यहां देख लिया आपने। अभी ये जो बैठे हुए थे, ये यहाँ पे फार्मर के, ये खालिस्तानी, ये कौन लोग थे? तहरीके लबैक, विच इज अ बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन, वो खादिम रिजवी वाली, वो पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का वो आंतरिक यंत्र है। अभी वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, सरकारें गिनाना, बिगाड़ना, धमकी देना, अब वो तहरीके लबैक के साथ करवा रहे थे। अब ये आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान बनाने में इनकी बहुत बड़ा हाथ था। ये जिन्ना को तो ये कंधे पे, इन्होंने कंधे पे उठाया, पाकिस्तान बना, लेकिन वहां पर फौजी हुकूमत ने इनको कहा, इनको दबा के रखा बहुत सालों तक। जियाउल हक आया, वो देवबंदी था, ठीक है, उसने फिर देवबंद को पूरा उसने बढ़ावा दिया। लेकिन आज हालात ये है कि जितने देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये तो जितने, ये सारे के सारे उसके एक्सटर्नल आर्म बन गए, और लश्कर ये बरेलवी उसके इंटरनल आर्म। तो आपके यहाँ जो ये खालिस्तान में जो आपने ये जो सिंगू बॉर्डर पर आपने देखा, ये सब ये उसमें कई देवबंदी लोग बैठे हुए थे, एक्सटर्नल आर्म ऑफ पाकिस्तान। और आपने जो यहाँ पर देखा, अब बताइए साहब, ये विदेशी महिला, अब आपने क्या देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में? कौन था वो टुकड़े टुकड़े वाला कन्हैया? हम तो कह रहे थे वो माओवादी था, वो तो कांग्रेस में आ गया। उसकी पुत्री, आप जहां भी बैठे हुए हैं, उसकी पुत्री, विदेशी महिला की जो पुत्री जो चला रही है, आप देख लीजिए, उसकी जो पूरी टीम है वो माओवादियों से वो भरी पड़ी है। तो आपने कहा, मैं जब इस पे पूरा आ रहा था, मैं सिलसिलेवार तरीके से, तो मैं इंदिरा गांधी पर पहुंचा था। अब इसको भी समझ लीजिए। इंदिरा गांधी, तो मैंने कहा कि 71 की लड़ाई में ब्रिटेन और यूएस कैंप में बहुत हड़कंप मचा हुआ था, प्रतिशोध की भावना थी, पाकिस्तान में भी प्रतिशोध की भावना थी, ये खालिस्तानियों को क्रिएट करते चले गए। उसका कल्मिनेशन हुआ और ब्लू स्टार में फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। लेकिन फिर वही बात कि हत्या करने वाला कोई एक आदमी नहीं था जो कि प्रतिशोध की भावना से उसने वो कायरतापूर्ण उसने जो हरकत की। मैं नहीं कर सकता, अगर मुझे करना होगा मैं खुल के करूंगा, इस तरीके से नहीं कि आप पहले अपने एक वर्दी की आड़ में। एनीवे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वो एक सिर्फ व्यक्ति नहीं था सर, जस्ट लाइक नाथीराम गोडसे वॉज नॉट ए व्यक्ति, उसी तरीके से इसके पीछे पूरी नेटवर्क थी। और उस नेटवर्क के बारे में आपने कभी, हमने पता लगाने की कोशिश नहीं की। हत्या की गई उनकी, उसके बाद उनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्यों हुआ? कौन हुआ? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने चर्च आईपीके को भेज के, जो चर्च के इंटरेस्ट थे, ये पूरी जाफना जो थी ना, ये प्रभाकरन, जो ये नदन जो इलम वाले थे, तमिल्स श्रीलंका में, सब क्रिश्चियन थे, इसीलिए इनको जगह जगह क्रिश्चियन कंट्रीज में पनाह मिली हुई थी, नॉर्वे, पेरिस, वहां पे ब्रिटेन में इनका ऑफिस था। उसके इंटरेस्ट को वायलेट किया, उन्होंने राजीव गांधी का वो करवा दिया। राजीव गांधी का ये हुआ तो विदेशी महिला ने फिर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया, उसमें उसने नरसिम्हा राव को लिया स्टॉप गैप अरेंजमेंट। लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट इतना पावरफुल, मतलब वो इतना ताकतवर होने लगा कि इस विदेशी महिला को तकलीफ होने लगी, तो उसकी हत्या तो लोग नहीं करवा सके। लेकिन उसके मरने के बाद एक ये हिंदुस्तान की इतिहास में ये भी एक सबसे एक घृणित अध्याय है कि एक
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को एक ऑर्डिनरी थर्ड रेट विदेशी महिला ने उसके अंतिम संस्कार यहां पे नहीं देने होने दिए, जैसे कि वो कोई बहादुर शाह जफर। तो वो उसको आप किस किस उसमें वो करेंगे? और अब उसके बाद आप मोदी को पर आ जाइए। क्या मोदी को मारने की एक बार कोशिश हुई है? जब चारों तरफ घूम रही थी इशरत जहां, आप लोगों के कमेंट्स देख लीजिए। कोई मुख्यमंत्री कहता है ये बिहार की बेटी है, कोई वो कह रहा था, सब उसको हाथ पे उठाए हुए थे कि ये असफल कैसे हो गई। उसके बाद आप देखिए कि ये जो महिला जो अभी जिसको बेल मिला है, ये सुधा भारद्वाज वगैरह, ये गैंग क्या है, पटना में क्या हुआ था। लेकिन वो अभी तक वो महफूज है, क्योंकि हिंदुओं में मेजॉरिटी में अभी एकता है, इसलिए इनके परिणाम नाकामयाब हो रहे हैं। अब बहुत सारे हमारी तरह लोग बात करने वाले हो गए। तो ये षड्यंत्र का सिलसिला चल रहा है। अब आप बिपिन रावत साहब के बारे में आपने कहा कि भाई जो आदमी, मान लीजिए यहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी, या चाइना की यूं कहें चाइना की इतनी डीप पेनिट्रेशन हो कि वो एक ऐसे आदमी को युद्ध के समय, मतलब डोकलम क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूं, एक भावी प्रधानमंत्री को अपनी एम्बेसी बुला ले चुपके चुपके। ये उसका पेनिट्रेशन है, एमओयू साइन कर सके। तो जब इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन है तो आज आप समझ लो कि तो फिर ये, अगर कोई हम इसको शक की निगाह से देखते हैं ये पूरे हादसे को, रावत साहब वाली हादसे को, तो क्या मैं गलत हूं या मेरी तरह जो सोचने वाले लोग हैं वो गलत हैं? मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दी। तो ये हमारा सोचना बिल्कुल, और देखिए साहब, ये आजकल का जो युद्ध है ना, उसका यही तरीका है। वो 71 की लड़ाई वाली जो काइनेटिक क्लैश है, बार बार कहता हूं, वो नहीं हो, उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ये बड़ा सस्ता तरीका है, ये बड़ा सस्ता तरीका है। तो ये मैंने आपको एक पूरी पृष्ठभूमि बताई है। आपके और कुछ सवाल हो तो आप हमसे आगे भी हम एक पक्ष ये भी है, एक एंगल ये भी आ रहा है कि जो कन्नूर जगह है ये कोई तमिलनाडु से 265 किलोमीटर दूर है, और जिस जगह ये हुआ है वहां मुस्लिम आबादी बहुत है, और जो तमिल एलम और तमिल टाइगर्स में बहुत सारे जो और दूसरे लोग थे, वहां पर बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसी जगह में उसमें, क्योंकि 2-3 चीजें अभी आई हैं, किसी ने कहा कि उन्होंने हवाई जहाज में आग लगते देखा, किसी एक महिला ने ऐसा बोला है। फिर जिस तरीके से ये हुआ, किसी ने कहा फायर किया गया है। तो इस पे तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने जितने विस्तार से आंतरिक चुनौतियां और आंतरिक जो फोर्सेस हैं जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे व्हाइट स्कॉलर जिसे कहना चाहिए, सफेद पोश लोग हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन क्या रावत साहब को निशाना इसलिए भी बनाया गया कि रावत साहब ने ये बात खुलेआम कही कि भारत ढाई युद्ध में ग्रस्त है। तो पहली बार मैंने किसी आर्मी के इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी को देखा हो जिसने विदेशी खतरों के अलावा भारत के अंदर जो खतरे हैं, जिनकी तरफ आपने उस ढाई खतरे में जो आधा खतरा था वो आपने पूरे विस्तार से बताया है, और उनके क्या बाहर लिंक है, वो पाकिस्तान में क्या लिंक है, चाइना में क्या लिंक है, अमेरिका में क्या लिंक है, और हर बार यहां से भाग करके कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इसने बड़े हादसे की जब भी जांच होगी, जैसे भी जांच होगी, सरकार इसकी जांच करेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद बेहतर जानते होंगे, और अभी हाल में ही एक टेलीविजन प्रोग्राम के सिलसिले में आप गए थे, मुझे याद है आपने रावत साहब से सवाल भी पूछा था, और आप खुद एक फौजी रह चुके हैं, आप उस आदमी की तमाम टेम्परामेंट को भी समझते हैं। क्या रावत साहब भारत में फौजों के बीच में एक ऐसा फौजी जो कंट्री फर्स्ट के साथ साथ नेशन फर्स्ट की बात भी करता हो,
ये टारगेट बना करके उन लोगों ने कहीं ये एक मैसेज तो नहीं दिया है कि जो जिस जिस प्लेन को उन्होंने टारगेट बनाया, इसी प्लेन पर प्रधानमंत्री भी सफर करता है, राष्ट्रपति भी सफर करता है, और कहीं ये मैसेज तो नहीं है कि आप कितने भी सिक्योर जहाज खरीद लें, आप कितने भी अपने चारों तरफ सिक्योरिटी लगा लें, हमारा निशाना आपके दरवाजे तक है और आप हमारे रडार में हैं। इसका ये भी एक अर्थ निकाला जा सकता है क्या सर? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि जितना संजीदगी और समझ रावत साहब को थी थर्ड फ्रंट के बारे में, उतना मैं किसी भी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को मैंने नहीं देखा है। अब असली सवाल है कि ये थर्ड फ्रंट है क्या। आपने उस लड़के की बात की, भावी प्रधानमंत्री की बात की, जो चाइना बुकलम क्राइसिस में छुप के जाता है, वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। जो एमओयू साइन होता है, वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। जो लोग वकील लोग, आपको मालूम है, अलग अलग तरह के देश के विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट में अपना केसेस देते हैं, आपको सबका नाम मालूम है, वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। जो खालिस्तानी लोग और बाकी उनके साथी जो किसान आंदोलन के नाम पे बैठे हुए थे, वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। राफेल पे सवाल उठाने वाले भी, और दूसरा कि मैंने सेना में भी काम कर चुका हूं। मैं सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ कुछ लोग, हमारे भी बिरादरी के कुछ लोग जो खालिस्तानी के समर्थक है, वो भी थर्ड। सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिरादरी को भी मत समझिएगा। और ये समय आ गया है, मैंने तो ओपन वॉर उनके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया है, वो भी थर्ड। मोदी साहब के साथ नफरत करते करते ये हिंदुस्तान से नफरत करने लगे। आपको एक जनरल जिसका स्पेशलाइजेशन है ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसने ऑफिशियली डिक्लेयर होने के 2-2.5 घंटे पहले उसने कह दिया कि रेस्ट इन पीस। अब ऐसे जानवर हमारे भी उसमें तरह तरह के ट्वीट्स, ये सब थर्ड फ्रंट का हिस्सा। जो आदमी खालिस्तानियों के साथ सहानुभूति रखता हो, चाहे वो वर्दी में हो या अथवा किसी और तरीके से माओवादियों से रखता, वो देश का दुश्मन है, वो थर्ड फ्रंट का। अगर मेरा बस चले, उनका मैं पेंशन रोक दूं इन लोगों का, बहुत हो चुका। या तो हम लोग रहेंगे यहाँ पे या वो रहेंगे। ठीक है सर, आप कनाडा से मंत्री को बुलाते हो, बैठाते हो यहाँ पे। एक बात बताओ साहब, पुष्पेंद्र जी, अभी एक श्रीलंका में, क्या नाम था उसका, श्रीलंका, ये पाकिस्तान में एक श्रीलंका दियावत ने ऐसे करके कुछ नाम था उनका, उनका नाम था, हाँ, दियावत ना। वो वहां पर पाकिस्तान में थे, और आपको मालूम है ये सियालकोट जो जगह है वो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है ना, तो कई चीजें वहां बनती हैं, कई, जैसे वो है ना मेक इन इंडिया हमारे यहाँ, तो मेक इन पाकिस्तान है, लेकिन वो इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए, लेबर लॉस के लिए ये किसी को वहां पे पोस्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो यह दिया वदना को उन्होंने पोस्ट किया था। ठीक है सर, तो वहां पे क्या हुआ कि अब आपको तो मालूम है कि पाकिस्तानी तो मतलब पैदाइशी कामचोर। अब 8-9 बजे ऑफिस आना है तो वो 11 बजे आते थे, फिर 1 बजे कहते थे कि अब जी नमाज पढ़ना है हमको। तो वो बड़ा तंग आ चुका था उसने। फिर इन्होंने क्या किया, वो थोड़ा सख्त होने लगा। जब सख्त होने लगा तो इनको बड़ी परेशानी हुई। ये गए अपने मुल्लों के पास, ये तहरीके लबैक वगैरह के पास, कहा कि यार ऐसा है कि इस साले को हटाओ किसी तरह, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इसको हटाओ, ये इसने नाक में दम कर रखा है। तो बोला कि कोई तरीका ढूंढो। तो क्या था कि एक बड़ा हॉल था, उसका एक शीशे का कैबिन था जिससे वो सुपरवाइज कर देखता रहता था।
इन्होंने साहब लाके वहां पे तहरीके लबैक का एक पोस्टर लगा दिया, और उस तहरीके लबैक के पोस्टर में इन्होंने कुरान की कुछ आयतें भी थी उसमें। जब वो आया तो उसने कहा कि क्या ये सब फैला रखा है, उसने पोस्टर फाड़ा, बोला कि इसको इधर करो, ये यहाँ पर कैसे तुमने डाल दी। बस क्या था साहब, ब्लास्फेमी आपने किया। अब ब्लास्फेमी किया तो सर उसके शरीर का एक हड्डी नहीं छोड़ा उन्होंने। जिस तरह से सौरभ कालिया के साथ किया था वही हाल, उससे भी बदतर हाल उसका किया। तो ये मारने वाले कौन थे सर? पाकिस्तानी था कि मुसलमान था कि इस्लाम था? एक हड्डी नहीं छोड़ा उस आदमी का। और अब आप सिंगूर बॉर्डर पे आइए, एक सरदार ने, एक सिख ने दूसरे सरदार को उसी तौर पे, जो बिल्कुल ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, उसी तौर पे काट काट के यातना दे के मारा। अब ये नालायक एमएसपी मांग रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि ये बताइए कि वो सिख जिसको इन्होंने काट काट के मारा, उसका क्या एमएसपी होना चाहिए? व्हाट शुड बी हिज एमएसपी? और मारने वाला जो सिख था उसका क्या एमएसपी होनी चाहिए? और ये जितने लोग इस पे चुप है, ये सो कॉल्ड ये खालिस्तानी, ये सब उसमें अकॉम्प्लिस है। तो आप बताइए कि जिहादी और ये खालिस्तानी में क्या फर्क रह गया? तो साहब देखिए आप क्या है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शब्द का उच्चारण ही ब्रह्म है, क्योंकि जब आप उच्चारण करते हैं तो पूरा कायनात में वाइब्रेशन गूंजता है, हम ऐसा मानते हैं, और तभी हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन है। लेकिन जो एक किताब है, किताब में कुछ लकीरें हैं, उस लकीरों को आप खुदा मान लो, उस लकीरों को आप रब मान लो, उसको न कभी पढ़ा नहीं, उसको कभी कुछ उस पर बारे में कभी चिंतन नहीं किया, तो आप ऐसे ही कारनामे करोगे। तो साहब एक बात बता दूं, और सुनने वाले इस बात को समझ ले कि किताबों से मजहब बन सकते हैं, संस्कृतियां नहीं बनती हैं। जब आपने एक पूरी मजहब एक किताब में सम्मिलित है, ये हम कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड था अनंत, उसको आपने अगर एक किताब में सीमित कर दिया तो आप यही होगा, आप यही सब काम करोगे, उसको उठा के परेड करोगे, उसको सलूट मरवाओगे, कपड़े से उसको वो कर दोगे, उसकी एक उसका अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये सिद्धू इमरान खान की प्रेस कर रहा था, सिंध का एक गुरुद्वारा है, वो जो अपने गुरु महाराज थे हरकिशन, उनके नाम पे गुरुद्वारा, अभी ये आए जिहादी आए वहां पे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ दिया, वहां का जो दान पेटी था उसको उठा के ले गए। लेकिन सिद्धू को ये बात समझ, तो आप इसको सिद्धू को क्या कहेंगे? किसका वफादार है ये? तो मैं कह रहा हूं कि किताबों से मजहब बन सकता है, संस्कृतियां नहीं बन सकती हैं। एक वो भी वक्त था जबकि क्रिश्चियनिटी ने बोला ये डॉक्टरी बिल्कुल, ये चिकित्सा पाप है, ये सब कुछ पाप है, ये विज्ञान पाप है, धरती चपटी है। फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो कहा यार ये वो थोड़ा वो ग्रीक की किताबें ले आओ यार, उन संस्कृतियों की किताबें ले आओ। तो बोले आप लोगों ने तो मिलकर सब जला दिया था उसको। बोले नहीं जो भी बचा है उसको ले आओ यार, देखे क्या है उसमें। तो वो संस्कृतियां थी, और जब तक इस देश में, इस धरती पे संस्कृतियां थी, उनमें कभी युद्ध नहीं। आपने कभी सुना क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन या वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कोई युद्ध हुआ? आदान प्रदान था वो संस्कृति, क्योंकि वो किताब से नहीं बंधे हुए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपने क्या सवाल पूछा था उस समय? थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आपने जो तमाम सारे इंटरनल फैक्टर बताए और एक पार्टी आपकी आवाज थोड़ी, हेलो, हाँ जी सर,
मैं ये कह रहा था सर कि ये जो सब कुछ हुआ है, इसके पीछे अगर मैं इस तरीके से देखूं कि इसमें नहीं आ रहा। ये जिस तरीके से एक आपका मिनट सर, एक मिनट। किसानों का पूरा मूवमेंट खत्म हो गया, और किसानों के मूवमेंट के खत्म होने, जी सर, किसानों का मूवमेंट खत्म हुआ, किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने इसको जीरो कर दिया, तो सबका जो स्टेट इस माध्यम से, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें हैं, वहां पर उस किसान आंदोलन के माध्यम से जो एंटी मोदी माहौल बनाया जा रहा था, वो किसान बिल वापस लेने से डिफ्यूज हुआ। अब उसके बाद में भारी ताकतों के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के एक होनहार, एक बहुत ही डेडिकेटेड, जो भारत राष्ट्र को मजबूत कर रहा था, ये जो किलिंग हुई है, इसमें आंतरिक पार्टियां या आंतरिक ग्रुप या आंतरिक बहुत सारे ग्रोह जो हैं वो शामिल हैं, और इसको बाहरी ताकतों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसके पीछे भारत में वर्तमान सत्ता को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उसको डिसमाउंट किया जाए पावर से, ये शक्तियां। और आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आपने दोनों चीजों को बहुत खूबसूरती से कनेक्ट किया। और आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि आप आर्मी अफसर रहे हैं, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने काम किया है, आप भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि किस तरीके से देना चाहते हैं? मैं देखिए, हर व्यक्ति आपके ऊपर अपना छाप छोड़ता है, और वो किस तरह का छाप आप पे छोड़ता है वो आपके अपने चरित्र पे निर्भर करता है। और मैंने उनको एक बहुत ही डेडिकेटेड, एक राष्ट्रवादी, चरित्र से भरपूर और एक मिलिट्री इंटेलेक्चुअल के हैसियत से मैं उनको हमेशा याद करूंगा। उन्होंने बहुत गहरा छाप मेरे पे छोड़ा है। और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, और मैं बता रहा हूं कि मैंने जब भी उन आदमी को सुना, अब इस लाइन में मुझे भी कोई 2 दशक हो गए हैं, तो आप ही लोग कहते हैं कि मुझे थोड़ी समझ है। मैंने इतना क्लियर माइंड का मैंने जनरल बहुत कम देखा है। ये तो मैं तमाम आते हैं लोग, हमारे फौजी लोग भी आते हैं, कई आते हैं टीवीज पर आए करके, जिसको बिल्कुल अनक्लटर्ड माइंड, कहीं कंफ्यूजन नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं। और उस दिन मैं टाइम्स नाउ के उस पे था समिट में, तो दो सवाल मैंने पूछा था, और बड़े मैंने ये इंटरेस्टिंग सवाल था। आप देखिए कितना बढ़िया इसका मतलब वो जवाब था, कि मैंने कहा कि ये जो 90s में ये तमाम फौज वहां पे थी, इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, फिर भी हिंदुओं का पलायन हो गया, आपने उनको मैंडेट नहीं दिया था। तो ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्म्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब, जब आपके लोग अपने ही देश को के अंदर में मतलब पलायन करने लगे? क्या करेंगे आप? खाएंगे उसको? तो मैंने कहा कि आप अपने सबऑर्डिनेट कमांडर्स को, ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि सर, थर्ड फ्रंट के कारण कंट्रीज हैव कोलैप्स्ड, और आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, एन एंटिटी कॉल्ड पाकिस्तान, हम जिहादी से लड़ रहे हैं, जिहादी पाकिस्तान। हम तिब्बत में टिबेटन से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, दैट इज कम्युनिज्म। वो विचारधारा बदबू फैला रही है यहाँ पे अंदर तक, और हम लोग इंटरनल जो फ्रंट है वही एक्सटर्नल फ्रंट को फीड करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ऑटोनॉमी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि मैंने बिल्कुल ये ऑटोनॉमी दे रखी है। और इसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी मेरे को बिल्कुल इस पे एकदम क्लियर, मतलब फ्री हैंड दिया हुआ है। जो लोकल कमांडर है, ऐसे 90 के तरह अगर हालात हो तो बिना किसी के परमिशन के वो उसको जो भी उचित कार्रवाई हो वो करे, और सरकार उसको बैक करेगी।
तो अब अगर कोई सोचता है कि इतनी बड़ी फौज के होते हुए 90 वाली बात होगी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं होगा। दूसरी बात, कई लोगों के कई रिजर्वेशन है ये कि हमारे दुश्मन जिहादी हैं, किस तरह से सौरभ कालिया के साथ किया, दिए बदले के साथ किया, ऐसे दरिंदों के साथ जब इनसे हमको खतरा हो तो महिलाओं का इस तरीके से फौज में सम्मिलित होना, मतलब कुछ कितना हद तक इसका मतलब ये सही है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन में उन्होंने बात की साहब कि ठीक है, कोर्ट ने तो बोला, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कोर्ट ने बोला, उन्होंने कहा कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है सर। तो मैंने उनको देखा कि मुझे इस बात का बहुत थोड़ी मेरे को पीड़ा हुई कि मैडम भी थी साथ में। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि लेडीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर मिलिट्री कल्चर, समझ रहे हैं? क्योंकि जब परिवार खुश होगा तो हमारी सेना, मतलब जब तो हमारे सैनिक खुश होते हैं, और जब सैनिक का परिवार ठीक रहता है तो वो भी ठीक रहते हैं, फिर देश भी ठीक रहता है। दैट इज they have a very important role to play। अब आदमी सुबह निकले ये सोच के कि शाम तक वापस आ जाएंगे, तो इंसान दुख तो हुआ, बहुत दुख हुआ, अभी भी बहुत बहुत दुख है। लेकिन वही आपने जो कहा कि ये आप किस तरह से याद करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अच्छा राष्ट्रवादी आदमी हो, सच्चा चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोई इम्पैक्ट वो कोई छाप ना उनके वो किसी के ऊपर में वो छोड़ के गए। और आप मेरे से शायद इत्तेफाक रखेंगे इस बात को, आपने भी उनको देखा, टेलीविजन पे देखा, कई बार देखा। और साहब एक बात बताओ कि चीन के साथ इतना कुछ चल रहा है, आपको मालूम है कि इतनी बड़ी फौज तैनात है। उन्होंने उस दिन भी टाइम्स नाउ समिट में कहा कि कई उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स थे। शायद वो स्टेटमेंट्स किसी ने सुन लिए, उनको उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। खास करके चीन को बर्दाश्त हुआ या नहीं हुआ, हमारे अंदर के लोगों को ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त होती हैं। तो भाई अगर कोई छुप के एम्बेसी में जा सकता है, कोई सीक्रेट एमओयू भी साइन करता है, तो फिर वो हत्याएं भी क्यों नहीं करवा सकता सर? जब आपने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने चरित्र और अस्तित्व को बेच दिया, देश को बेच दिया, तो आप तो किसी हद तक जा सकते हैं। सिंह साहब, आपने, मैं समझता हूं कि जितने भी इसके डायमेंशंस थे और जिसकी तरफ शायद लोग कम बात कर रहे हैं, और आप देश के पहले ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं कि आपको विदेशी खतरों, रणनीति और उसके साथ साथ भारत के अंदर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो पीआईएल माफिया हो, चाहे कोर्ट के वकील हो, चाहे इंटेलिजेंसिया हो, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर हो, और दूसरे जगह जगह लोग हैं, उन सब के ऊपर एक लंबी आपकी स्टडी रही है और आपने कई किताबें भी लिखी हैं। मैं समझता हूं कि मैं देश में जिस तरीके का माहौल देख रहा हूं, जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, इस घटना को लोगों ने एक ऐसे तरीके से लगता है कि लोगों को लगता है कि उनका अपना कोई एक बहुत ही राष्ट्रवादी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एक ऐसा कमांडर खो दिया है कि लोगों में बड़ी दुख की लहर है। और जो आपने कहा, मेरा तो आपसे जो कुछ मैं सीख पाता हूं, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को जिस तरीके से जो पंजाब में होने जा रहा था, जो आप उत्तर प्रदेश में होने जा रहा था, उसको डिफ्यूज जो किया जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे लगता है वो ताकतें हताश हुई और उन्होंने अपने विदेशी या नहीं सीमा पार के आकाओं से वही काम 26/11 के अंदाज में किया। यहाँ इस घटना के माध्यम से लोगों के अंदर एक डिमोरलाइजेशन पैदा हो, मोदी और इस सरकार के प्रति एक तरीके का शक पैदा हो, और वो ये करने की कोशिश की
लेकिन जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे लगता है कि देश के लोग यूनाइटेड हैं और हमारे जो फौज के इतना बड़ा अफसर जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको, उनके परिवार को, खासतौर से उनकी जो श्रम धर्मपत्नी है वो भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुई हैं, उनका भी देहांत हुआ है। उनके परिवार को वी सपोर्ट पुष्पेंद्र की तरफ से हमारे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो अंकुर आर्या हो, चाहे सुशील पंडित जी हो, चाहे मेजर गौरव आर्या हो, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, चाहे सुशील पंडित हो, हम सब लोग उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूं कि आपने जो एक पूरा लंबा इसका जिसे कहते हैं कि इसके अंदर के सारे डायमेंशंस की बात की है, उससे देश को एक रास्ता दिखेगा और अपने अंदर जो बैठे हुए दुश्मन हैं, अलग अलग कपड़ों में हैं, अलग अलग भाषा में हैं, अलग अलग इलाकों में हैं, वो भी बेनकाब होंगे और ऐसी किसी भी घटना के समय देश को एकजुट बनाए रखने में सब ताकतें काम करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।